नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक साथ आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। डर्टी दिल्ली ने राजनीति का गंदा चेहरा दिखा दिया। 12 दिन तक जब एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर थे और तब किसी ने भी कूड़े की सुध नहीं ली। दिल्ली में गंदगी हर जगह बनी रही, लेकिन आज जब उन लोगों ने हड़ताल वापस ले ली है तो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर आए। फोटो सेशन भी उन्होंने बाकायदा वहां पर करवाया। उसके अलावा दिल्ली में बड़ी कीमतों को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। शाहजहांपुर में पत्रकार की हत्या के मामले में कोतवाल समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होने से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंत्री को बचा रहे हैं। पहली बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो गई। जगह बीएमसी के तमाम दावे भी जो हैं मुंबई में पानी में धुल गए। बहराइच में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में इलाके के ग्राम प्रधान और एसपी नेता पर आरोप लगाए। साथ ही बीजेपी के गजेंद्र चौहान को एफटीटीआई की कमान दिए जाने पर महाभारत छिड़ गई है। एफटीआई छात्रों ने वापस जाओ के नारे लगा दिए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां 12 दिनों की बाहरी परेशानी के बाद दिल्ली को कूड़े से आखिरकार निजात मिलती नजर आ रही है। एमसीडी के कर्मचारियों ने वेतन मिल जाने के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आए और वहां पर उन्होंने अपने घर से निकलकर जगह जगह सड़कों पर वो कूड़ा बीनते हुए नजर आए, सफाई करते हुए दिखाई दिए। जब हड़ताल खत्म हो गई तब ये लोग सफाई अभियान का ढोंग रच रहे हैं। ये भी राहुल गांधी की तरह फोटो सेशन में माहिर लोग हैं। जब हड़ताल थी तब क्यों नहीं ये निकले सफाई के लिए। बड़ी हास्यास्पद बात है कि दोनों के दोनों अब स्ट्राइक जब खत्म हो गई है, जब झाड़ू पकड़ लिया, तो जब स्ट्राइक चल रही थी तो आपस में लड़ रहे थे। ये बयान राजनीति की कूड़ा कथा में हर दल के नेताओं पर फिट बैठता है। उस पर जो चुनाव निशान झाड़ू लेकर सियासी गंदगी साफ करने का दंभ भरने को निकले थे, और उस पर भी जिसके सबसे बड़े नेता स्वच्छता अभियान और स्मार्ट सिटी का झुंझुना लेकर बस्ती बस्ती गाते घूम रहे हैं। इन सबके रहते देश की राजधानी में बीते 12 दिनों में कूड़े का पहाड़ खड़ा होता रहा। सड़क पर, गलियों में, मोहल्ले में, हर तरफ। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन देने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब हड़ताल खत्म हुई तो अगले दिन वो सभी कूड़े की गंध में दबी बची खुची सियासत को सूंघने फिर से निकल पड़े। बीते कुछ दिनों से जिनके सिर की टोपियां गायब हो गई थी वो फिर नजर आने लगी। कोई सड़क के किनारे कागज के टुकड़े हटाने लगा तो कोई कचरे के ढेर के पास सफाई करता तो कोई सफाई करवाता। हम रोज ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सफाई कर्मचारियों, जो भाई हमारे बहने हैं, उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं, उनकी मदद तो कर सकते हैं। जाहिर है ये कवायद फोटो खिंचाने, राजनीति चमकाने और बयानबाजी के लिए ही थी। ये वही चेहरे हैं जिन्हें 12 दिनों तक गरीब सफाई कर्मचारियों की याद नहीं आई, और अब सब तरफ बयानबाजी का दौर जारी है, सियासत हो रही है, हर तरफ बयानों के तीर चल रहे हैं। राजनीति के कूड़ा में हमाम में नंगा होने से कोई बचा हो ऐसा नहीं है। सो केसरिया टोपी भी निकल ही आई। 1500 मीट्रिक टन कूड़ा पूरी रात भर से 24/7 इस काम को करेंगे और 48 घंटे का हमारा टारगेट है। 48 घंटे के अंदर एक एक पार्षद अपने इलाके में जा रहा है। मैं हर पार्षद के यहाँ जा रहा हूँ और जाकर के ये पूरा कूड़ा निश्चित रूप से हमको क्लियर करना है। कूड़े की सियासत में दूसरी पार्टी बाजी ना मार ले, इसलिए कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी तक हो गई। दरअसल यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सफाई का कार्यक्रम था। इसी दौरान दोनों पक्ष भिड़ गए। इधर पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों के साथ राहुल गांधी सड़क पर बैठे हुए थे। बीजेपी कहती है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप कहती है बीजेपी की जिम्मेदारी है, तो मैंने कहा था कि जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी वहां मैं इनके लिए खड़ा हूँ। कल भी खड़ा था और आने वाले समय में इनको अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इनके साथ खड़े होने के लिए कहीं भी तैयार हूँ। दिल्ली में बिजली के बड़े दामों को लेकर सियासत तेज हो गई है और अब जो है विपक्ष ने सरकार पर, दिल्ली सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि केजरीवाल ने बिजली का बोझ कम करने की बात की थी, बल्कि उन्होंने तो बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया है। झुलसा देने वाली इस गर्मी में दिल्ली वालों को बिजली का जोरदार करंट लगा है। डीईआरसी ने केजरीवाल सरकार के कड़े विरोध के बावजूद दिल्ली में बिजली की दरों में 6% की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी कीमतें सोमवार से लागू होंगी। इसे लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के मुताबिक धीरे धीरे केजरीवाल सरकार का असली चेहरा सामने आ रहा है। दिल्ली के आम आदमी को, गरीब को, जो उन्होंने कहा था कि बिजली के रेट
50% कम होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजली के दाम किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने चाहिए। इन लोगों से अभी तक के वो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किए गए, बल्कि अब कह रहे हैं कि ये DERC के 6% हाइक के ऑर्डर्स को हम चैलेंज करेंगे। भाई अगर आप 27 मई के अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को ही चैलेंज कर लेते तो ये नौबत तो कम से कम अभी नहीं आती। फैसले का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार का कहना है कि आयोग के इस फैसले से बिजली कंपनियों को फायदा होगा। केजरीवाल सरकार फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने DERC से बढ़ी हुई कीमतों की समीक्षा करने को कहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का विवाद अब अदालत से ही सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने ACB में संयुक्त आयुक्त पद पर MK मीणा के मामले में अवमानना का मामला दाखिल करने का फैसला किया। इसके साथ ही दिल्ली के गृह सचिव रहे धर्मपाल को भी अवमानना के मामले में अदालत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश कुमार मीणा की नियुक्ति का असंवैधानिक आदेश देने की वजह से गृह सचिव बदले गए थे। सूत्रों के मुताबिक मीणा की नियुक्ति मामले में भी दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में अवमानना का केस दाखिल कर सकती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक मीणा की ACB में नियुक्ति के लिए एक ही दिन में फाइल चलने से लेकर ज्वाइनिंग तक होने से ACB को कमजोर करने का शक होता है। करप्शन की लड़ाई जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है उसमें रोड़े अटकाने के लिए बैठा दिया है, तो वो कोर्ट के ऑर्डर की अवमानता है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार ने अगर ये फैसला लिया है, जैसे आपको जानकारी है, मुझे जानकारी नहीं है अभी, आपकी जानकारी अगर ऐसी है कि कोर्ट में अवमानता, उसके कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी, तो मुझे लग रहा है कि ये पूर्णतः लॉजिक है। इस बीच दिल्ली के गृह सचिव रहे धर्मपाल के खिलाफ भी दिल्ली सरकार अदालत की अवमानना का केस करने की तैयारी में है। दिल्ली में नियुक्त किए गए अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी पर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार टकराव की राजनीति कर रही है और उनका मकसद सिर्फ तमाशा खड़ा करना है। उसमें ये तो केवल एक टकराव की राजनीति इस सरकार को करनी है। इनको एक कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करनी है। हर अफसर के खिलाफ इनको कन्फ्रंटेशन करना है, चाहे वो गैमलिन का मामला हो, चाहे मुकेश मीणा का मामला हो, चाहे गृह सचिव का मामला हो। और बिहार में अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से सियासी पारा गर्म हो चुका है और बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश और लालू के गठजोड़ को धूल चटाना चाहती है। और इसी को लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बाकायदा चुनावी रणनीति को तैयार करने में जुटे हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा था कि दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बाद में पासवान ने खुद इस खबर का खंडन किया। पासवान का कहना है कि मांझी के आने का गठबंधन को फायदा होगा। 2 दिन पहले ही रामविलास ने कहा था कि वो बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। उनका समर्थन उसे रहेगा जिसे बीजेपी चुनेगी। बिहार में चुनाव आने वाला है और हम लोगों ने घोषणा किया है कि 3/4 बहुमत से बिहार में जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे। मांझी के एनडीए में आने से फायदा क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से क्या कहते हैं कि होगा, इसमें क्या कहते हैं कि दो बात क्या कहते हैं कि नहीं है। बता दें कि जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। 2 दिन पहले अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसी बीच बीजेपी ने लालू की चुनौती को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि उनके यहाँ सीएम पद को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। जहां विवाद हो वहां ये संकट उत्पन्न होता है। लालू यादव और नीतीश कुमार में विवाद था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। स्वाभाविक है कि वहां इस विवाद के कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं और इसलिए इस प्रश्न पर जाने की जरूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र को जलाने के 13 दिन बाद भी अब तक कार्रवाई के नाम पर अखिलेश सरकार ने केवल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, लेकिन आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो फरार है। उसके बारे में अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। शाहजहांपुर पत्रकार मामले में समाजवादी पार्टी में आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ आवाज उठाना पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह को भारी पड़ा। पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि देवेंद्र सिंह ने पत्रकार की हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। देवेंद्र सिंह ने राममूर्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने का भी आरोप लगाया है। देवेंद्र ने कहा कि मंत्री राममूर्ति पत्रकार की हत्या में शामिल है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राममूर्ति वर्मा ने हमेशा कोट किया, जब भी कोई मीटिंग हुई उसमें कोट किया, ये एक पत्रकार हैं जो हमारे खिलाफ लिखते हैं। उनको जगेंद्र को लालच स्वार्थ दिया गया। जगेंद्र गरीब जरूर था लेकिन लालची नहीं था, स्वार्थी नहीं था, निर्भीक था। उसी का उसमें को फल मिला और उसको जलाया। पत्रकार जगेंद्र की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में खासा गुस्सा है। लखीमपुर खीरी में पत्रकारों ने जगेंद्र की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पत्रकारों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। वहीं मऊ में पत्रकारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।
वहां पत्रकारों का कहना है कि अभी तक पत्रकार जगेंद्र की हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति आजाद कैसे घूम रहे हैं। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका डाली गई है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। और बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा है कि जब वो अल्लाह अकबर बोल सकते हैं तो फिर आजम खान जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। हमारे यहाँ अल्लाह में, खुदा में, गॉड में, राम में, कृष्ण में, ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। हम अल्लाह अकबर कह सकते हैं। क्या आजम खान ने अपनी माँ का दूध पिया है कि एक बार जय श्री राम कह दे? हमें अल्लाह अकबर कहने में क्या परेशानी है? हम केवल भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते, विश्व के कल्याण का नारा लगाते हैं। देख रहे हैं देश दिन भर विसल ब्लोअर कानून के बाद भी आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बहराइच के हरदी इलाके का है, जहां एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक प्रधान ने अपने भाई और गुर्गों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। छूटे तो दरोगा के पास फोन किया, उनका साहब आए गए, ये देख लो, मतलब ये हमारे पति का समारे जाए। तो दरोगा साहब अभी कहीं अभी आ रहा हूँ, उसके बाद दरोगा साहब अभी तक नहीं आया, मोबाइल भी बंद कर दिया। पत्नी को मलाल है कि समय पर आकर अगर पुलिस ने मदद की होती तो गुरु प्रसाद शुक्ला जिंदा होते। आरटीआई कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता गुरु प्रसाद शुक्ला को ग्राम प्रधान ने दिन दहाड़े पीट कर निर्मम हत्या कर दी। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गांव के विकास से जुड़े जानकारियों को ग्राम प्रधान से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त करना चाहते थे। सूचना मांगने के दौरान जब प्रधान ने उसे जान से मारने की धमकी दी तो वो प्रधान के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए थे। आरोप है कि आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर अपने घर पहुंचे थे कि तमतमाए ग्राम प्रधान ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। ग्राम प्रधान सपा का दबंग नेता भी बताया जा रहा है। तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही चुप नहीं बैठेगी। हमने अपने ऊपर के पदाधिकारियों को भी ये संदेश भेज दिया है कि यहाँ पर ये हत्या की गई है और ये हमारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इनकी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश में हम लोग हैं और आगे अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उस पर हम लोग पूरी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई उनके अमल में लाई जाएगी, उसमें किसी प्रकार की लैकनेस किसी स्तर पर छोड़ी नहीं जाएगी। फिल्म अभिनेता गजेंद्र चौहान को फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इंस्टीट्यूट के छात्रों ने इस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ये प्रदर्शन गजेंद्र चौहान को पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII का अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में है। बीजेपी का एजेंट बताते हुए FTII के छात्र शुक्रवार शाम से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में छात्रों ने शुक्रवार सुबह से क्लासेस का बहिष्कार शुरू कर दिया है। नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि राजनीति और FTII साथ नहीं चल सकते। हम चाहते हैं कि ऐसा बंदा नियुक्त हो जो हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी परेशानियों को और हमारे एजुकेशन को, इंस्टीट्यूशन के एजुकेशन को आगे लेकर जाए। We are seeing this pattern repeatedly in premium institutes and in all over the place and this is not acceptable. पहली बात तो फिल्म लाइन से जुड़ा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे अनुभव है, प्लस मेरे काम को देखने के बाद आप ये फैसला कर सकते हैं, मेरा विरोध कर सकते हैं या मेरा साथ दे सकते हैं, तो लेकिन उसके बगैर आप का विरोध करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। बता दें कि गजेंद्र चौहान को 9 जून को FTII सोसाइटी का अध्यक्ष और इसके नियंत्रण परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन, फिल्म मेकर राजू हिरानी, सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवन जैसी शख्सियतें चौहान की कमान में काम करेंगे। इससे पहले गजेंद्र चौहान का नाम सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए भी चलाया था। और मुंबई में कल से लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में पानी भर गया है। खासतौर पर लोअर परेल का जो इलाका है वहां पर सड़कों पर काफी पानी भरा हुआ है। लोग ऐसे बुरे हालात बनने से काफी नाराज हैं। पहली बारिश में ही बीएमसी के दावे धुल गए। बीएमसी ने दावा किया था कि इस बार वो पूरी तरह से तैयार है। हर साल बीएमसी ये दावे करती है, इस बार भी वो दावे पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। बारिश से लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी ऐसा बीएमसी ने कहा था। लेकिन सड़कों का क्या हाल है मुंबई की, खासतौर पर लोअर परेल का जो इलाका है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कितना बुरा हाल बारिश से हुआ है मुंबई की सड़कों का। और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक बस हादसा हुआ जिसमें 21 लोगों की दुखद मौत हो गई। शनिवार तड़के राजमुंद्री के नजदीक यात्रियों से भरी एक बस डोबलेश्वरम बैराज में गिर गई। ये वैन श्रद्धालुओं को तिरुपति से लेकर आ रही थी। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तब तक वहां हड़कंप मचा था। बताया जा रहा है कि बस तिरुपति से विशाखापट्टनम की ओर जा रही थी। तभी तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद बस डिवाइडर से जा टकराई और गोदावरी नदी के डोबलेश्वरम बैराज में जा गिरी। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी यात्री विशाखापट्टनम जिले के अच्युतापुरम गांव के रहने वाले थे। हादसे में एक लड़का जीवित बच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे को लेकर खेद जताया है। और देश दिन भर में आज बस इतना।